Hello students, so today we will discuss the next topic of structure of atom, that is called the Bohr model for hydrogen atom. So Bohr model of hydrogen atom की जरूरत क्यों पड़ी? बात ये थी कि रदरफोर्ड के बाद जब वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तब नील बोहर ने अपना एक अलग मॉडल बनाया और उसे रिप्रेजेंट किया. सो बेसिकली इस मॉडल की खास बात ये थी कि ये मॉडल स्पेसिफिकली हाइड्रोजन एटम के लिए था या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए था. हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल से कहने का मतलब ये है कि वो एटम जिसके अंदर एटलीस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन हो, मींस एक से ज्यादा होंगे तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स में नहीं आते. तो इस वजह से ये जो थ्योरी थी केवल और केवल हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के ऊपर ही एप्लीकेबल थी. इस थ्योरी ने बहुत हद तक जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसको एक्सप्लेन किया, उसकी स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन किया. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन द postulates of Bohr model of atom. So the first postulates of Bohr model is atom consists of small heavy positive charge nucleus in the center, this one, and the electron revolve around it in the circular orbit. In the same way, यही बात रदरफोर्ड ने भी कही थी कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो उसके सेंटर यानी कि न्यूक्लियस में है. और न्यूक्लियस जो वर्ड था वो भी रदरफोर्ड ने दिया था, तो बोहर ने उनको एज इट इज ही एक्सेप्ट किया. जो उनका फर्स्ट पोस्टुलेट था कि सारा का सारा जो मास है एटम का वो सेंटर में है एज ए पॉजिटिवली चार्ज, जिसको हमने न्यूक्लियस कहा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रिवॉल्व अराउंड इट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट. और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर उसके चारों तरफ घूमते हैं. तो यही बोहर का भी सेम पोस्टुलेट्स था, फर्स्ट पोस्टुलेट्स. So the second important postulates of Bohr model is out of large number of circular orbit theoretically possible around the nucleus, means nucleus के around there are large number of theoretically possible orbits are present. कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि केवल दो ही ऑर्बिट्स होंगे या चार ही ऑर्बिट्स होंगे. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर प्रेजेंट, बट इलेक्ट्रॉन जो होगा दैट रिवॉल्व ओनली इन दोज व्हिच हैव द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द एनर्जी. मींस ये बहुत समझने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यदि इस ऑर्बिट यानी कि n नंबर 1 में यानी कि k शेल के अंदर यदि रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी एनर्जी एग्जैक्टली मैच करेगी इस ऑर्बिट के साथ. यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट की एनर्जी के साथ मैच कर रही है तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है. यदि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस ऑर्बिट के साथ मैच कर रही है यानी कि एल शेल के साथ मैच कर रही है तो भी तभी वो इसके साथ रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि इसी शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है. यदि वो इसके साथ उसकी एनर्जी मैच नहीं करेगी तो वो अपने लेवल को चेंज कर देगा, तभी वो चेंज करेगा. इसी वजह से क्या है कि इन लेवल्स को क्या बोला गया, दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स. इन जो शेल्स हैं इन शेल्स को एनर्जी लेवल्स बोला गया बिकॉज दे हैव फिक्स्ड एनर्जी. इनकी जो एनर्जी थी वो फिक्स थी, और इलेक्ट्रॉन भी उसके अंदर तभी रिवॉल्व करेगा यदि उसकी एनर्जी उस शेल की एनर्जी के साथ मैच करेगी, तभी वो उसके साथ रिवॉल्व कर रहा होगा. इसी वजह से इसको स्टेशनरी स्टेट्स भी बोला गया. अब क्वेश्चन ये है, क्या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रिवॉल्व करते टाइम स्टेशनरी होगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर स्टेशनरी नहीं है. इलेक्ट्रॉन जो है वो रेगुलरली यहां पर रिवॉल्व कर रहे हैं, बट जो यहां पर ऑर्बिट्स के साथ उसकी एनर्जी मैच हो रही है, इस वजह से उसको क्या बोला गया, स्टेशनरी बोला गया. अब इस वजह से यानी कि इस पोस्टुलेट्स की हेल्प से बोहर ने यहां पर हर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहे उसकी एनर्जी भी बताई, उसका रेडियस भी बताया और उसकी वेलोसिटी भी कैलकुलेट करके बताई, जिसकी हेल्प से बहुत ही इजी हो गया कि हम इलेक्ट्रॉन की शेल के अंदर एनर्जी, रेडियस और उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेट्स सी इट. सो वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ any of the shell by this
formula which was given by बोहर। बोहर के इस फॉर्मूला से हम किसी भी शेल की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ द शेल, की जिस भी शेल की हमें एनर्जी निकालनी है। तो वो फॉर्मूला क्या था, En जो nth शेल की एनर्जी यहां पर कैलकुलेशन में है, दैट इज -2 पाई स्क्वायर m e रेज़ टू द पावर 4 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इनटू h स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला था। इसके अंदर मैक्सिमम टर्म्स जो थी वो कांस्टेंट ही थी। फॉर एग्जांपल m, यहां पर जो m है दैट विल बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, एंड e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो द कांस्टेंट वैल्यू। z स्क्वायर यहाँ पर एटॉमिक नंबर था, जो भी कोई एटम हम यहाँ पर जिसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यदि हम हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स में से हीलियम पॉजिटिव आयन जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, द वैल्यू ऑफ द Z विल बी 2, से लिथियम +2 आयन जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, द वैल्यू ऑफ Z विल बी 3, यहाँ पर Z की वैल्यू 3 हो जाएगी। सिर्फ एटॉमिक नंबर को हमने कंसीडर करना है। सो ये वेरिएबल टर्म है, इसकी वैल्यू को हम अकॉर्डिंग टू दी एटम ही कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद बात करते हैं M इज द शेल, कि कौन से शेल की हमें एनर्जी को कैलकुलेट करना है, दैट इज ऑल्सो एन वेरिएबल। ये भी एक वेरिएबल है। इस वैल्यू को भी हम जिस शेल के बारे में पूछा जाएगा या जिसकी कैलकुलेशन करनी रहेगी, हमें उसी की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। एंड H वी ऑल नो दैट इट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। H यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है। सो यहाँ पर यदि मैं सब कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर दूं, तो मैं यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू को बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। सो लेट्स टेक दिस। यदि मैं सभी की सभी कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करता हूं, तो डिफरेंट यूनिट्स में मुझे डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। वो वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। तो फॉर एग्जांपल nth शेल की यदि मुझे एनर्जी निकालनी है, तो मैं सभी की सभी कांस्टेंट की वैल्यू को जब पुट करूंगा यहाँ पे, तो दैट विल बी -21.8 इंटू 10⁻⁻19 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों चीजें कांस्टेंट नहीं है, तो ये एज इट इज यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी जूल पर एटम। तो ऐसा यूनिट में यदि मुझसे एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा, सो आपको ये वैल्यूज हमेशा याद रखनी पड़ेगी, दैट इज 21.8 इंटू 10⁻⁻19। तो Z स्क्वायर और n स्क्वायर का यहाँ पर क्या है। फॉर एग्जांपल इंस्टेंट के लिए यदि मुझे हाइड्रोजन एटम की बात करनी है, सो फॉर हाइड्रोजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z विल बी 1, क्योंकि द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। एंड मुझे यदि इसकी फर्स्ट शेल की ही वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट शेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो n की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सो यदि मैं इसमें यहाँ पर पुट करता हूँ, तो दैट विल E फर्स्ट किसका, फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। सो दैट विल बी -21.8 इंटू 10⁻⁻19। Z की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है, तो ये वैल्यू हमें बिल्कुल सेम मिलने वाली है, दैट इज जूल पर एटम। सो एक एटम की जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, दैट द सेम वैल्यू, दैट इज -21.8 इंटू 10⁻⁻19। और यदि इसी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो, वो भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ जो क्वेश्चंस है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी पूछे गए हैं। सो द वैल्यू ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट विल बी 13 आगे वही आएगा Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल पर एटम। पर एटम एक मोल एटम के लिए निकालना हो तो वैल्यू क्या रहेगी, 1312 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल एटम्स। सो एक मोल एटम्स के लिए जो वैल्यू रहेगी वो ये वाली वैल्यूज रहेगी। सो हमें इन वैल्यूज को ध्यान रखना है। यदि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से पूछा जाए तो हमें इस वैल्यू का इस्तेमाल करना है। यदि जूल यानी कि ऐसा यूनिट में पूछा जाए तो हमें ये वैल्यू पता होनी चाहिए। और यदि हमें एक मोल एटम के बारे में पूछा जाए तो हमें इस एनर्जी को यूज करना है। पॉइंट ये है कि ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव साइन जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, द अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। सो इसी वजह से यहां पर जो साइन यूज किया गया है दैट इज द नेगेटिव साइन।
तो इसकी रेलेवेंसी सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन से है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सो द रेलेवेंसी ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, जो हम यहाँ पर एनर्जी के अंदर नेगेटिव चार्ज की रेलेवेंसी देख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन को डिटरमाइन करने के लिए है। ओके, सो है इज द टेबल। यहाँ पर एक टेबल है, टेबल को आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये टेबल जो है ये हाइड्रोजन के डिफरेंट एनर्जी शेल्स की टेबल है। इस टेबल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि शेल, डिफरेंट शेल्स की जो एनर्जी है इन मोल, एक मोल एटम्स की, वो हमने कैलकुलेट की हुई है। तो इन कैलकुलेशंस को आप देखिए तो वहां पर आप एक शेल और दूसरे शेल के बीच में जो एनर्जी गैप्स है हम उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट शेल के अंदर जो एनर्जी है दैट इज -1312, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। यदि दोनों की वैल्यूज फर्स्ट शेल के लिए 1 और 1 हो जाएगी, जेड और एन की वैल्यू, देन वी हैव द 2, जेड की वैल्यू तो वही 1 रहेगी, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और इस हिसाब से हमने सारी की सारी वैल्यूज टिल 5 एनर्जी शेल तक कैलकुलेट की है। और उसके साथ साथ एनर्जी गैप्स भी कैलकुलेट किए हैं कि एक एनर्जी शेल और दूसरे एनर्जी शेल के बीच में जो गैप्स हैं वो क्या रहेंगे। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो एनर्जी गैप है दैट इज 984 किलोजूल पर मोल, और जो दूसरे एनर्जी लेवल का गैप है दैट इज 182.2 किलोजूल पर मोल, ये सबसे ज्यादा रहता है। द एनर्जी गैप बिटवीन द शेल नंबर 1 एंड शेल नंबर 2 दैट इज वेरी लार्ज। तो फर्स्ट और सेकंड शेल के बीच में जो गैप रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है। और उसी बेसिस पर लास्ट में हमने देखा कि जो शेल्स को एनर्जी लेवल पर डिटरमाइन किया हुआ है कि एक शेल और दूसरे शेल के बीच में जो हमने प्लॉट्स दिखाए हैं दैट प्लॉट इज वेरी लार्ज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये कैलकुलेशन है एनर्जी गैप्स का। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेडियाई। सो सेम वे में बोहर ने जो रेडियाई को निकालने का भी एक एक्सप्रेशन दिया एनर्जी के साथ साथ, जिसके अंदर हम किसी भी शेल की रेडियाई को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द रेडियाई फॉर द फर्स्ट शेल एंड दिस इज द रेडियाई फॉर द सेकंड शेल। यदि मुझे न्यूक्लियस से सेकंड शेल का रेडियाई निकालना है तो हम जितनी भी शेल्स हैं यहाँ पर अवेलेबल या जिसके बारे में भी हमें कैलकुलेट करना है, हम इस एक्सप्रेशन से बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन था वो एक्सप्रेशन था Rn means radii of the nth shell is equal to a naught n square upon में z, where a naught is the same bracket, वही सेम ब्रैकेट है जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म्स का हमने कॉम्बिनेशन देखा था लास्ट टाइम एनर्जी में। उन थोड़े बहुत चेंजेस थे और उन जब ब्रैकेट्स को कैलकुलेट किया गया, उस सब कांस्टेंट टर्म्स को कैलकुलेट किया गया तो ये आया 53.9 पिकोमीटर। ठीक है, या हम इसे ऑलमोस्ट 53 पिकोमीटर कंसीडर करते हैं। तो यहां पर यदि मैं हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की बात करूं, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल को यदि मुझे कैलकुलेट करना है, से दिस इज हाइड्रोजन, और मुझे फर्स्ट शेल की इसका रेडियस को कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू भी 1 रहेगी और z की वैल्यू भी 1 रहेगी। सो दैट विल बी 53, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। सो ये कितना आएगा 53 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट 53 पिकोमीटर, और एग्जैक्ट निकालना है तो दैट विल बी 52.9 पिकोमीटर। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट दी एनी ऑफ द एटम्स रेडियाई। ठीक है, किसी भी एटम्स की रेडियाई को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n and z. Alright, and in the same way we can also calculate the velocity of the इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स। डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस एक्सप्रेशन। सो द थर्ड एक्सप्रेशन फॉर द बोहर इज फॉर द वेलोसिटी ऑफ द nth शेल, that will be v naught into z upon n, the same way that v naught is the bracket of the constant terms जिसकी वैल्यू फिक्स है, and that value is 2.188 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो by calculating the velocities of the different electron shells हम बहुत easily इन चीजों को समझ सकते हैं। तो सेम वे में यदि मुझे हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की वेलोसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है यहाँ पे, सो दैट विल बी 2.188 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड
इंटू 1/1, सो दैट विल बी द 2.18. यदि 2 डेसिमल प्लेस तक हम इसको कंसिडर करें तो दैट विल बी 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड. ओके, सो यदि हम सम अप करें सभी की सभी वैल्यूज को, सभी की सभी एक्सप्रेशन को, तो हम उसको कह सकते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी वी हैव अ डिफरेंट एक्सप्रेशन लाइक E नॉट multiplied by z square upon n square, that is for the calculation of energy of the nth shell. सेम वे में nth shell की यदि रेडियाई कैलकुलेट करना है तो r नॉट multiplied by n upon z, so that is for the radii of the nth shell. And for the velocity of the nth shell, that can be calculated by this expression, that is equal to v naught multiply z upon n. So इन तीनों एक्सप्रेशन से हम बहुत सारी चीजों को हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट था ये पार्ट, और इस चीज के लिए हमें बहुत सी चीजों के बारे में पता भी चला. द थर्ड पोस्टुलेट इज सिंस द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन द ऑर्बिट विच हैव फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द एनर्जी. अब हमने ये चीज तो देख ली कि जो इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट शेल में तभी रिवॉल्व करेगा यदि उसकी एनर्जी उस ऑर्बिट के साथ मैच करेगी. तो दैट मीन्स जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन्स की, जो एनर्जी की वैल्यू है, दैट विल बी फिक्स. और उस वजह से हम कह सकते हैं इट मीन्स वी कैन से दैट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या हो गई, क्वांटाइज्ड हो गई, मीन्स काउंटेबल हो गई, हम उसे काउंट कर सकते हैं. सो ड्यू टू दिस रीजन दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स कि यहां पर हम उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को क्वांटाइज्ड बोल सकते हैं. क्लियर? The fourth postulate is the angular momentum. As like energy की तरह ना angular momentum भी quantized था. Quantized means that is the integral multiple of h upon 2 pi, where h is again the Planck's constant. Means if we want to calculate the angular momentum means mvr, that is mass into velocity into radius. यदि मुझे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है तो अकॉर्डिंग टू द बोहर दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 pi, that is n multiplied by h upon 2 pi, where n could be 1 2 3. ड्यू टू दिस रीजन हम कह सकते हैं कि लाइक एनर्जी एंगुलर मोमेंटम भी इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, दैट इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड. तो हम यहां पर बोल सकते हैं एंगुलर momentum is quantized. Quantized means हम उसे different पैकेट्स की फॉर्म में देख सकते हैं, which is the integral multiple of h upon 2 pi. तो यहाँ पर यदि हम n की वैल्यू को different लेवल पर पुट करते जाएंगे तो हमें different लेवल का angular momentum मिलता जाएगा. So that is the fourth postulate of Bohr. The fifth postulates of Bohr model is when electron in an atom are in their lowest energy state keep revolving in its respective orbit. Means यदि इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है जो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, वो कीप ऑन रिवॉल्विंग, वो वहां पर रिवॉल्व करता रहेगा ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन. वो अपनी एनर्जी को ना तो लूज करेगा ना ही कोई एनर्जी को गेन करेगा. बिकॉज यहां पर हम बोल सकते हैं कि एनर्जी नाइदर बी गेन और लूज कंटिन्यूसली. यहां पर जो एनर्जी का लूज होना या गेन होना वो कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी का जो स्पेक्ट्रम है दैट इज नॉट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम. तो इस वजह से जब इलेक्ट्रॉन यहां पर, अगर हम सिंपल वे में बात करें, जब इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता. क्लियर? सो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ग्राउंड स्टेट और नॉर्मल स्टेट ऑफ एटम. जब भी इलेक्ट्रॉन जो है अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है. इन सिंपल वे हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है तो उस शेल के अंदर रिवॉल्व करते टाइम वो अपनी एनर्जी को कभी भी लूज या गेन नहीं करता. ठीक है? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बात रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में नहीं बताई गई.
And the last postulates of the Bohr model is energy is emitted or absorbed only when electron jump from one orbit to the another orbit. यदि एटम को एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फॉर इंस्टेंस एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर फर्स्ट शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है और इसे कोई भी एक्स्ट्रा सोर्स से यहां पर एनर्जी मिली, सो दैट इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. ये ग्राउंड स्टेट जिसमें वो अपनी लोएस्ट एनर्जी जोन में है, तो हमने बात की कि उस जोन को क्या बोलते हैं, दैट इज द ग्राउंड स्टेट. और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट में चला गया, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो यहां पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और एब्जॉर्ब करते ही वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यानी कि अबव शेल में मूव कर गया. सो जो अबव शेल में मूव किया, दैट स्टेट इज कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट, और जो उसका ओरिजिनल शेल था, दैट शेल इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट. तो एब्जॉर्ब करके जब वो एनर्जी लेकर गया, तो दैट विल बी कॉल्ड द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो जो एनर्जी में चेंजेस आया, दैट चेंजेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा E is equal to the E2. E2 means higher energy may be excited state minus the lower energy. हम इससे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. बाय डिफॉल्ट यहां पर इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जरूर आएगा, जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है उतनी ही एनर्जी को एमिट करके. So by this way we can also calculate the excited and the ground state difference between the energy. जो ground state और excited state में एनर्जी का डिफरेंस है, हम उसे भी बहुत इजीली यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके